हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी गया कि छोटू जी की आप बीती है। तो चलिए इस कहानी को हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम छोटू है और मैं बिहार के गया ज़िले से हूँ और मेरे पेशे यानी कि काम काज के बारे में मैं आपको कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक मौसमी इंसान हूँ। यानी कि मैं मौसम के हिसाब से अपना धंधा करता हूँ। जब सर्दियों का मौसम होता है तो मैं चाट बेचता हूँ, जब गर्मियों का मौसम होता है तो मैं गन्ने के जूस की दुकान लगाता हूँ, और जब मेरे गांव के अगल बगल में या शहर के और बाकी हिस्सों में कोई मेला वगैरह भरता है तो वहाँ पर मैं कुल्फ़ी बेचने भी जाता हूँ। और मैं दूध की मावे वाली कुल्फ़ी घर पर बनाकर तैयार करता हूँ और फिर उसे मेले में बेचने के लिए जाता हूँ। इस प्रकार से मैं समय के हिसाब से अपने धंधे को बदलता रहता हूँ। लेकिन आज जिस डरावनी घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डरावनी घटना उस वक्त की है जब मैं अपने धनबाद शहर में भरने वाले एक मेले में कुल्फ़ी बेचने के लिए गया था। उस दिन जब मैं मेले में कुल्फ़ी बेचने के लिए जा रहा था तो रास्ते में जाते वक्त में काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उस दिन मैंने घर से बहुत सारी कुल्फ़ियाँ बनाकर अपने साथ ले ली थीं और मैं मेरे मन ही मन में सोच रहा था कि आज अगर ये सारा माल बिक गया तो मेरी तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। और मेले में हर कुल्फ़ी पर हम लोग 2-4 रुपए ज़्यादा ही लेते हैं, जिसकी वजह से गांव में कुल्फ़ी बेचने की तुलना में मेले में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। और मेले में तो गांव की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमना भी नहीं पड़ता है। सिर्फ एक जगह पर ही अपनी दुकान लगाकर बैठ जाओ और जिन लोगों को भी कुल्फ़ी खानी होती है वो लोग अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। अब उस दिन मैं काफ़ी अच्छा मन बनाकर उस मेले में अपनी कुल्फ़ी की दुकान लगाने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज का दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा मनहूस होने वाला है। मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज मेरे साथ कोई ऐसी घटना होने वाली है जो मेरी रूह तक कपा देगी। मैंने मेरे मन में इस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि आज मैं एक ऐसी चीज़ को देखूंगा जो कि मेरी कल्पना से भी बाहर थी। यानी कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे भी मेरे जीवन में कभी किसी ऐसी चीज़ को देखना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस डरावनी घटना के होने के बाद मैंने वो कुल्फ़ी बेचने वाला धंधा हमेशा हमेशा के लिए ही छोड़ दिया है, क्योंकि शायद उस दिन मैं और कोई धंधा करने मेले में गया होता तो मेरे साथ वो डरावनी घटना नहीं हुई होती। दरअसल वो मेला धनबाद में मौजूद एक माता के मंदिर में भरने वाला था। जो लोग भी झारखंड से इस कहानी को सुन रहे होंगे वो उस मेले के बारे में शायद अच्छी तरीके से जानते होंगे। उस दिन मैं इस मेले में अपनी कुल्फ़ी की दुकान लगाने के लिए अपने गांव से रवाना होता हूं। मैं सुबह के वक्त ही अपनी कुल्फ़ी वाली पेटी लेकर मेरे घर से निकल गया था और दोपहर के लगभग 2 बजे तक मैं मेले में पहुंच चुका था। लेकिन जब मैं मेले में पहुंचा तो मैंने देखा कि आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए मैं मेले के ज़्यादा अंदर नहीं जाता हूँ। और जहाँ से मेला शुरू हो रहा था और लोग आ जा रहे थे मैं वहीं पर अपनी दुकान लगाकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो लोग भी मेला देखने के लिए अंदर जाएंगे उनकी सबसे पहले मेरी दुकान पर ही नज़र जाएगी और शायद इसके चलते मेरी कुल्फ़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो जाएगी। और थोड़ी ही देर बाद होता भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि मैंने सोचा था। अब धीरे धीरे मेरे पास ग्राहक आने लगे थे और मेरी कुल्फ़ियाँ फटाफट बिक रही थीं, और ये देखकर मैं मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था। लेकिन मेरी यह खुशी कुछ ही देर की थी। अभी लगभग दुकान लगाने के बाद शुरू में 1 घंटे तक तो मेरी कुल्फ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बिक रही थीं, लेकिन अब धीरे धीरे ग्राहकों ने मेरे पास आना बंद कर दिया था और अब मैं बैठा बैठा लोगों के मुंह की तरफ ही ताक रहा था कि कोई आकर मेरे पास कुल्फ़ी खरीदे। लेकिन अब लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया था। अभी मैं ग्राहकों के इंतज़ार में वहाँ पर बैठा ही था कि तभी बैठे बैठे ही मेरी नज़र अचानक से उस मेले में घूम रही एक औरत के ऊपर जाती है। वो औरत मुझे दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब दिखाई देती है। अभी तक मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था,
लेकिन वो मेरे सामने लगी हुई अलग अलग दुकानों पर जाकर सामान खरीद रही थी। क्योंकि अब मेरे पास कोई ग्राहक नहीं था तो मेरी नज़र लगातार उसी पर बनी हुई थी, और उसी पर नज़र बने होने का कारण आपको आगे चलकर थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब मैं उस औरत को बड़ी ही गौर से देख रहा था। वह औरत अलग अलग लगी हुई दुकानों पर जाकर सामान को देख रही थी, लेकिन वो किसी भी दुकान से कुछ भी सामान नहीं खरीद रही थी। बस वो किसी दुकान पर जाती थी और सामान को उठाकर उसे काफ़ी देर तक इधर से उधर देखती थी और फिर उसे वापस रखकर अगली दुकान की तरफ बढ़ जाती थी। और उस पूरे मेले में वो सबसे अलग ही दिख रही थी। उसके सबसे अलग दिखने का कारण ये था कि उसकी जो कद काठी थी वो बिल्कुल भी किसी औरत की तरह नहीं लग रही थी, यानी कि उसका शरीर किसी मर्द की तरह लग रहा था। उसकी लंबाई आमतौर पर औरतों की जितनी लंबाई होती है उससे ज़्यादा थी, और उसका शरीर भी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, बिल्कुल किसी पहलवान की तरह। दिखने में वो औरत मोटी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी तो वह जो शरीर की बनावट थी वो ही किसी बड़े मर्द पहलवान की तरह लग रही थी। उसने छनिया चोली पहन रखा था, और जब मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ जाती है तो मैं देखता हूँ कि उसने अपने पैरों में बड़े बड़े कड़े पहन रखे थे, और उसी तरह के कड़े उसने अपने हाथों में और एक बड़ा सा कड़ा अपने गले में भी पहन रखा था। पैरों में किसी मर्द की तरह जूतियाँ पहन रखी थी। अब वो दूसरी तरफ की लाइन की सभी दुकानों पर सामान देखते देखते अब मेरी तरफ वाली लाइन में बाकी की दुकानों पर सामान देखती देखती मेरी तरफ ही आ रही थी। जब उसने मेरी तरफ की लाइन की दुकानों में सामान देखना शुरू किया तो उस वक्त मुझे उसका चेहरा नज़र आता है, और मुझे उसका चेहरा दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर मैं सोचता हूँ कि ये किस तरह की औरत है, क्योंकि किसी औरत के चेहरे की इस तरह की बनावट मैंने पहली बार देखी थी। जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो वह औरत मुझे सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि चेहरे से भी बिल्कुल किसी मर्द की तरह लग रही थी। उसका चेहरा दिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा और चौड़ा था, और उसने अपने हाथों ही उस चेहरे को और भी ज़्यादा ख़राब कर रखा था, क्योंकि एक तो दिखने में वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अजीब चेहरा था, और उसके ऊपर से उसने अपने होठों पर काफ़ी ज़्यादा लाल लाल लिपस्टिक लगा रखी थी, और आंखों में बहुत ज़्यादा काजल भर रखा था, और उसका बोलने का अंदाज भी औरतों की तरह नहीं था। अब जो हुलिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि वो किस तरह की लग रही थी। दुनिया में भगवान ने मर्द और औरत के अलावा जो तीसरी चीज़ बनाई है वह औरत बिल्कुल मुझे उसी तरह की लग रही थी, और दुकानदारों से उसके बात करने का तरीका भी बिल्कुल उसी तरह का था। यानी कि वो कोई भी सामान देखकर उस दुकानदार को तालियां बजा बजा कर कुछ कह रही होती हैं। अब इसी तरह बाकी के दुकानदारों से सामान देखते देखते वो मेरे पास आती हैं, और जब मेरे पास आती है तो मुझसे आकर कहती हैं कि क्यों रे छमिया, तो क्या बेच रही है। उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, और उसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें छमिया किधर से दिखाई दे रहा हूँ। तभी वो मुझसे कहती है कि अरे तू तो गुस्सा हो गया, मैं तो सिर्फ तेरे से मजाक कर रही हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ कि मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सामान लेना है वो बोलो, और अगर नहीं लेना है तो चलती बनो यहाँ से। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वो अपना अजीब सा चेहरा बनाकर मुझसे कहती है कि मुझे तो पता नहीं कौन सा सामान चाहिए, जो मुझे चाहिए वो तुम दे पाओगे क्या? क्या तुमने सभी चीज़ों की दुकान लगा रखी है? जो मुझसे कह रहे हो कि जो सामान लेना है वो लो और चलती बनो यहाँ से। इसके बाद वो मुझे बहुत ही गंभीर और भारी आवाज़ में कहती हैं कि तुम्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि मुझसे इस तरह से बात करने का अंजाम क्या होता है। और मुझे ये बात कहकर वो अचानक से ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं, और फिर मुझसे कहती है कि चल बता क्या सामान है तेरे पास। तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं कुल्फ़ी बेच रहा हूँ। तभी वो मुझसे कहती है कि कौन सी कुल्फ़ी बेच रहा है। तो मैं उससे कहता हूँ कि दूध की मावे वाले कुल्फ़ी, और मेरे मुंह से इतना सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि अरे वाह, मुझे तो मावा खाए हुए ही काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, ज़रा दिखा तो सही कि किस तरह की कुल्फ़ियाँ हैं तेरे पास। तो मैं उससे कहता हूँ कि अगर ख़रीदना है तो बोलो, वरना जैसे तुम और लोगों के पास जाकर सामान को देख कर आ रही हो, तुम्हें अगर वैसे ही मेरे साथ भी करना है तो मुझे पहले ही बता दो। मेरे इतना कहने पर वो मुझसे कहती हैं कि दिखाएगा और पसंद आएगी तभी तो खरीदूंगी ना, ऐसे ही थोड़ी खरीद लूँगी। तभी मैं उसे एक कुल्फ़ी निकाल कर दिखाता हूँ, लेकिन जैसे ही उसको दिखाने के लिए मैं कुल्फ़ी बाहर निकालता हूँ
तो वो अचानक से झपट्टा मारकर मुझसे वो कुल्फ़ी छीन लेती हैं और उसे मुझसे छीनते ही वो उस कुल्फ़ी को इस तरह से खाने लगती है जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कुल्फ़ी खाई ही ना हो। तभी मैं उससे कहता हूँ कि अरे, तुमने मुझे मेरे पैसे तो दिए ही नहीं और बिना पैसे दिए ही तुम मेरी कुल्फ़ी कैसे खा रही हो। मेरे इतना कहने पर वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती हैं और सिर्फ कुल्फ़ी ही खाती रहती हैं। अभी मैं दोबारा उसे कुछ कहता उससे पहले ही वो उस कुल्फ़ी को पूरी ख़त्म कर देती हैं और मुझे फिर से कहती हैं कि ला, एक और दे। तभी मैं उससे कहता हूँ कि पहले मुझे मेरे पैसे दो। तो वो मुझसे कहती हैं कि अरे तू एक और दे तो सही, तुझे तेरे सारे पैसे अच्छे से दे दूंगी। तभी मैं उसे एक कुल्फ़ी और निकाल कर देता हूँ और वो उस कुल्फ़ी को भी ठीक उसी तरह से खाने लगती हैं। उस कुल्फ़ी को खाने के बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन तभी मैं उसे पकड़ने के लिए अपनी दुकान से उठता हूँ और मैं भी झपट्टा मारकर उसके एक हाथ को पकड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उसके हाथ को छुआ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं किसी निर्जीव वस्तु को छू रहा हूँ और उसको छूने पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सूखेपन का एहसास हुआ। लेकिन जैसे ही मैं उसके हाथ को छूता हूँ तो वो अचानक से पलट कर मेरी तरफ देखती हैं और गुस्से से अपनी आँखों को मेरी तरफ निकालने लगती हैं। लेकिन मैं उसके उस गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए उसे कहता हूँ कि कहाँ जा रही हो, जो कुल्फ़ियाँ खाई हैं उनके पैसे दो मुझे। लेकिन तभी वो किसी पागल की तरह अपने मुंह से अजीब तरीके की आवाज़ निकालने लगती हैं। मैं सोचता हूँ कि ये अभी तो ठीक तरीके से बोल रही थी और इतनी जल्दी ही इसे क्या हो गया, ये इस तरह से क्यों कर रही हैं। अब उसको और मुझको अगल बगल में बैठे हुए दुकानदार और मेले के भी कई लोग देख रहे थे और उन लोगों को इस तरह से देखता हुआ देखकर वो उन सब की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा घूर घूर कर देख रही थी। तभी मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता हूँ और उससे कहता हूँ कि पैसे दो मुझे, तुम्हें पैसे दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तभी वो मुझे एक ज़ोर का धक्का मारती है और वो इतनी ज़ोर से धक्का मारती है कि मैं उसके धक्का मारते ही ज़मीन पर गिर जाता हूँ। अब मुझे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वो दूसरी तरफ मुड़ती है और दूसरी तरफ मुड़ते ही वापस पलटकर मुझे मेरे हाथ में 10 रुपए का एक नोट थमा देती हैं और मुझे पैसे देकर वहाँ से पता नहीं अचानक से ही उस मेले की भीड़ में कहाँ गायब हो जाती हैं। इसके बाद मैं अपने शरीर पर लगी हुई मिट्टी को झाड़ते हुए वापस अपनी दुकान पर बैठ जाता हूँ। लेकिन इसके बाद मुझे दोपहर से शाम हो जाती है, पर उस औरत के साथ वो झगड़ा होने के बाद मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था और अब मैं बैठा बैठा ग्राहकों की राह ही देख रहा था, लेकिन कोई भी ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आ रहा था। इसके बाद मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर भी ग्राहकों को बुलाना चाहा, लेकिन मेरा यह आइडिया भी काम नहीं करता है और काफ़ी देर तक ग्राहकों को आवाज़ लगाने की वजह से अब मेरा गला भी काफ़ी ज़्यादा सूख चुका था। अब मेरे में और ज़्यादा आवाज़ लगाने की हिम्मत नहीं थी। अब मैं लगातार अपने गांव की तरफ पैदल चल रहा था और बार बार इस उम्मीद में पीछे की तरफ मुड़कर भी देख रहा था कि काश कोई गाड़ी वाला आ जाए जिससे मैं लिफ्ट मांगकर अपने गांव तक जा सकूं। लेकिन बार बार देखने के बावजूद भी मुझे उस पूरे रास्ते पर कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और अब काफ़ी दूर तक अपने सिर पर वो कुल्फ़ियों की पेटी लेकर चलने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ चुका था और अब धीरे धीरे मेरी सांस भी फूलने लगी थी। लेकिन उस वक्त मैं कहीं पर भी रुक नहीं सकता था क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान और वीरान था और उसके दोनों तरफ घना जंगल था। अभी मैं अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चल ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है और जब मैं चलते चलते ही उस आवाज़ को गौर से सुनता हूँ तो वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। इसके बाद जब मैंने और भी ज़्यादा गौर से उस आवाज़ को सुना तो वह आवाज़ किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ यानी कि बाइक की आवाज़ की तरह सुनाई दे रही थी। तभी मैं सोचता हूँ कि शायद कोई पीछे से आ रहा है और उससे मैं अपने गांव तक जाने के लिए लिफ्ट मांग लेता हूँ। अब जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस रास्ते पर दूर से एक बाइक आ रही है, लेकिन उसने अपनी बाइक की हेडलाइट चालू नहीं कर रखी थी। वो जो कोई भी था वो अंधेरे में ही बाइक को चलाते हुए आ रहा था और जब वो मेरे थोड़ा करीब आता है तो मुझे दिखाई देता है कि कोई बहुत ही बड़ा और पहलवान की तरह दिखने वाला आदमी उस बाइक को चला रहा था और जब थोड़ा और करीब आता है तो मुझे दिखाई देता है कि उसने किसी औरत की तरह के कपड़े पहन रखी हैं। तभी मैं दूर से ही उसे रुकने के लिए हाथ दे रहा था, यानी कि उसे रुकने के लिए हाथ से इशारा कर रहा था,
और एक तक उसकी तरफ एक उम्मीद की नज़र से देखे जा रहा था। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से वो मेरे पास लाकर अपनी बाइक को रोकता है, और जैसे ही वो मेरे पास अपनी बाइक को रोकता है तो उसका चेहरा देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता हूँ, क्योंकि जो शख्स वह बाइक चला रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जो मेले में मेरे से कुल्फ़ी खाकर भाग रही थी। अभी मैं उससे कुछ कहता उससे पहले ही वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती हैं और अजीब तरीके से मुझे पैरों से लेकर सिर तक देखती हैं। तभी मैं सोचता हूँ कि इतनी रात को यह औरत यहाँ पर क्या कर रही है, और उस औरत को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले किसी भी औरत को मोटरसाइकिल चलाते हुए नहीं देखा था। तभी अचानक से वो मुझसे कहती हैं कि क्यों रे छमिया, क्या हुआ, तो मुझे हाथ से इशारा क्यों कर रहा था रुकने के लिए। तो मैं उससे कहता हूँ कि मेरा आगे थोड़ी ही दूर पर गांव है और मुझे अपने गांव तक जाना है। पीछे मेरी बस खराब हो गई थी, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ा हूँ। तभी वो खुद से ही मुझे चलाकर कहती है कि अगर तू चाहे तो मैं तुझे तेरे गांव तक छोड़ सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुझे मुझे कुछ देना होगा। तभी मैं मेरे मन में सोचता हूँ कि अगर मैं इस औरत को मेरे गांव तक ले गया तो शायद ये आने वाले टाइम में भी मेरा पीछा न छोड़े। इसीलिए मैं उससे कहता हूँ कि नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं तो अपने आप ही चला जाऊँगा। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वो अचानक से गुस्से में अपनी बाइक को वहाँ पर खड़ा करती हैं और मुझसे कहती हैं कि तू आज चाहे मेरे साथ जाए या ना जाए, लेकिन मैं तुझे अपने साथ ले जाकर रहूँगी। और मुझसे इतना कहकर वो मेरी कुल्फ़ी की पेटी को मुझसे छीनने लगती है, और उसे इस तरह से करता हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से ही गुस्से में उसे 2-4 गालियाँ भी बक देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसे वो गालियाँ बकता हूँ तो वो मुझसे कहती है कि तुझे अंदाज़ा भी नहीं है आज तूने किससे पंगा लिया है। अगर तुझे मेरी असलियत का मालूम होता तो तू इतना बोलता ही नहीं। लेकिन उस वक्त मेरा गुस्से का पारा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था और मैं उसे कहता हूँ कि क्या औकात है तुम्हारी, तुम लोग सिर्फ मान कर खाने वाले हो, कमा कर खाने में तो तुम लोगों को जोर आता है। मेरे इतना कहते ही वो मुझसे कहती है कि आज तूने मेरे जले हुए घावों पर मिर्ची छिड़कने का काम किया है और मुझे मेरे अतीत को याद करने पर मजबूर कर दिया है। अब तो मैं तेरा वो हाल करूँगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और मुझसे इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। लेकिन जब वो हंस रही थी तो हंसते वक्त उसकी आंखों से आंसू से निकलने लगते हैं, लेकिन उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे उन आंसुओं में पानी नहीं बल्कि लाल लाल खून की तरह कुछ निकल रहा था। और अब हंसते हंसते ही अचानक से उसका रूप बदलने लगता है और धीरे धीरे उसने एक दायन की तरह विकराल रूप ले लिया था। उसका वह रूप देखकर मेरी तो फट के हाथ में आ जाती है। आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त मेरे पर क्या बीत रही थी। आप खुद ही सोचिए कि इतनी रात को अगर आप किसी सुनसान और घने जंगल से घिरे हुए एक रास्ते के ऊपर है और अगर आपका किसी ऐसी डरावनी चीज़ से सामना हो जाए तो आप उस वक्त किस हालत में होंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका वह विकराल और डरावना रूप देखकर मेरे सिर पर रखी हुई वो कुल्फियों की पेटी डर के मारे ही मेरे हाथ से छूट जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है। उस कुल्फियों की पेटी को नीचे गिरता हुआ देखते ही वह चुड़ैल झपट्टा मारकर उस पेटी को अपनी तरफ खींचती है और वहीं सड़क पर बैठी बैठी किसी भूखी इंसान की तरह उस पेटी को खोलकर उन कुल्फियों को खाने लगती है। उस वक्त मेरे शरीर से डर के मारे बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा था, लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि अभी तो इस डायन का ध्यान इन कुल्फियों को खाने में है और मेरे पास यही मौका है अपनी जान बचाने का। तभी मैं उसकी नज़रों से अपने आप को बचाते हुए वहाँ से अपने गांव की तरफ भागने लगता हूँ। और अब मैं भगाते भगाते बहुत दूर आ चुका था और मेरी सांस काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी थी। तभी मैं एक जगह पर रुक जाता हूँ और थोड़ी देर अपनी सांस को काबू में करने की कोशिश करता हूँ। उस वक्त मुझे लगता है कि शायद उस डायन को वह कुल्फ़ी ही खानी थी और उसे वो कुल्फ़ियाँ मिल गई हैं। अब तो वह मेरा पीछा छोड़ देगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी यह सोच थोड़ी ही देर में गलत साबित होने वाली है। अभी मैं रुककर अपनी सांस को काबू में करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से वही बाइक की आवाज़ सुनाई देती है और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वह डायन अब उस बाइक को चलाते हुए मेरी तरफ ही आ रही है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं कि रुक जा,
नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मैं सोचता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ पर रुक गया तो ये मुझे जान से मार देगी। और अब मैं अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से फिर से उस डायन के आगे आगे ही भागने लगता हूँ। लेकिन एक इंसान भला मोटरसाइकिल से तेज़ कैसे भाग सकता है? और मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में वह डायन मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, लेकिन उसे अपने इतना करीब आते हुए देखकर भी मैं नहीं रुकता हूँ और मैं बदहवास होकर उसके आगे आगे ही भागता रहता हूँ। तभी वो अपनी मोटरसाइकिल की एक ज़ोरदार टक्कर मुझे मारती है और उसके टक्कर मारते ही मैं सड़क के आगे फिसलता हुआ जाकर गिर जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं कई जगहों पर से छील भी जाता हूँ। अब मुझे इस तरह से गिरता हुआ देखकर पहले तो वह डायन उस मोटरसाइकिल पर बैठी बैठी ही ज़ोर ज़ोर से हंसती है और फिर उस मोटरसाइकिल को खड़ा करके मेरे पास आती है और मेरी एक टांग को पकड़कर मुझे घसीटने लगती है और फिर सड़क के बीचों बीच ले जाकर मेरे सीने पर बैठ जाती है और मुझसे कहती है कि तूने उस मेले में मुझसे बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज मेरा तुझको मारने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन तूने बस वो बदतमीजी करके मेरे दिमाग को खराब कर दिया और इसीलिए तुझे मेरे साथ किए हुए उस बर्ताव का भुगतान तो करना ही होगा। आखिर मैंने किया ही क्या था? सिर्फ 2 कुल्फ़ी ही तो खाई थी। सिर्फ उन 2 कुल्फ़ियों के लिए तूने मेरी इतनी ज़्यादा इज्जत खराब की। तुझे क्या लगता है हम लोगों की कोई इज्जत नहीं होती? तभी मैं उसे अपने मुंह से तो कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन मैं डर के मारे इतना ही कर पाया था कि मैंने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ लिए और मुझे इस तरह से अपने हाथों को जोड़ता हुआ देखकर वो मुझसे कहती है कि हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुझे तो अब अपनी जान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ और मुझे लगता है कि शायद यह मेरे जीवन का अंतिम पल है। अब मैं मेरे जीवन के अंतिम पलों में भगवान को याद करने लगता हूँ और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता हूँ कि हे भगवान, अगर तू वास्तव में इस दुनिया में अपना अस्तित्व रखता है तो मेरे लिए न सही लेकिन मेरे घर वालों के लिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे इस डायन के चंगुल से बचा ले, क्योंकि आज अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस डायन का सामना कर सकूं। अभी मैं मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी अचानक से उस सड़क के दोनों तरफ जो घना जंगल था उसमें से एक बड़ा सा पेड़ अपने आप ही टूटकर उस पेड़ का तना उस डायन के सिर पर आकर गिरता है और वह डायन वहीं पर उस पेड़ के नीचे दब जाती है। लेकिन मेरे ऊपर उस पेड़ के गिरने का कुछ भी असर नहीं होता है। तभी मैं मन ही मन सोचता हूँ कि शायद यह भगवान का ही कोई करिश्मा है जिसने आज मुझे अपनी जान बचाने का एक मौका दिया है। और फिर मैं वहाँ से फटाफट उठता हूँ और अपनी जान बचाने के लिए अपने गांव की तरफ दौड़ लगा देता हूँ और मैं वहाँ से इतनी तेज़ दौड़ता हूँ कि जब तक मेरा गांव नहीं आ गया था तब तक मैं बीच रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुँचता हूँ तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा सांस भरा हुआ था और मैं काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा था। मैंने सोचा कि अगर मुझे इस तरह से हाँफता हुआ मेरी पत्नी और बच्चे देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ जाएंगे। इसी वजह से मैं घर जाने से पहले थोड़ा अपनी सांस को काबू में करने की कोशिश करता हूँ और फिर उसके बाद घर जाता हूँ। घर जाने पर मेरी पत्नी मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारी कुल्फ़ियों की पेटी कहाँ है? तो मैं उससे कहता हूँ कि कुल्फ़ियाँ तो आज सारी बिक गई थीं और गलती से वह पट्टी बस में ही छूट गई। तभी वो मुझसे कहती हैं कि जितना काम करके नहीं आए हो उतने से ज़्यादा का तो नुकसान उठाकर आए हो। तो मैं उसे समझाते हुए कहता हूँ कि कोई बात नहीं, फिर दोबारा दूसरी बना लेंगे। लेकिन मैंने आज तक भी अपनी पत्नी और बच्चों को मेरे साथ हुई उस डरावनी घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं अक्सर काम से बाहर जाता रहता हूँ। तो ऐसे में वो अकेली ही घर पर रहती हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है। अगर उसे इन सब के बारे में पता चलता तो ना ही तो उस दिन के बाद वो मुझे कहीं बाहर काम पर जाने देती और ना ही खुद कभी अकेली घर पर रह पाती। लेकिन उसे घटना के होने के बाद दूसरे दिन ही मैं सुबह नहा धोकर अपने गांव के मंदिर में जाता हूं और भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूं और उन्हें मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा
आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।